आज हम बात करेंगे एक्शन पर, जी हाँ, अमल पर। आप में से बहुत से लोगों के पास नॉलेज तो है, सारा इल्म आपने हासिल किया हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपसे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। इस टॉपिक पर बात करने की सोच मुझे अरीशा के कमेंट से आई। अरीशा कहती हैं, मैम मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, फिर भी एक्शन नहीं ले सकते। हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, हम उससे नहीं रुकते। ये हमें मालूम है कि ये चीज़ ठीक है, तो हम उसे क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? अरीशा स्वीट हार्ट, तुमने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। ये वो सवाल है जिसको मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, बहुत तलाशा है, जाना है, समझा है कि आखिर ऐसा क्यों है। मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि गलत है, फिर भी मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये एक्शन अमल है क्या, और क्यों हमें सब कुछ मालूम होने के बाद भी इसकी समझ में नहीं आती कि हम कैसे करें, कैसे अपने आप को रोकना है और कैसे अपने आप को कन्विंस करना है कि सही काम करना है, गलत काम नहीं करना। हम नहीं कर पाते। तो बात करेंगे आज एक्शन पर। एक्शन यानी कि अमल पर मैं बहुत सारे जावियों से बात करना चाहूँगी, बहुत सारे एंगल से। कहीं पर हम साइंस को डिस्कस करेंगे, कहीं पर कल्चर होगा, तो कहीं पर साइकोलॉजी होगी, और डिफरेंट एंगल से हम देखेंगे कि आखिर ये एक्शन है क्या भला, और इसको करना इतना मुश्किल क्यों है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि आगाही आ जाना, नॉलेज होना किसी बात की, सही गलत का पता चल जाना काफ़ी नहीं होता आपको एक्शन लेने पर मजबूर करने के लिए, क्योंकि नॉलेज अपने आप में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको ग्रीव करने को बोला है कि आप अपने ब्रेकअप को ग्रीव कीजिए, लेकिन क्या वो ग्रीफ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है जितना मैंने उस 25 मिनट की वीडियो में आपसे कहा है? तो ये जो नॉलेज है ना, ये 25 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की वीडियो में समा जाती है, लेकिन इसको एक्शन में बदलने में ना सालों लग सकते हैं, क्योंकि एक्शन अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा है। आपके दिमाग में जो नॉलेज है, जो फैंटेसी है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है ना, एक्शन आप कहाँ लेते हो? एक्शन आप माइंड में नहीं लेते, एक्शन आप लेते हो रियलिटी में। जो बाहर आप रियलिटी एग्जिस्ट करती है, आप उसमें जाकर एक्शन लेते हो। लेकिन जब आप वहाँ जाते हो, आप एक्शन लेते हो, रियलिटी में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको पता चलता है कि वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको पता भी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि नॉलेज अकेले काफ़ी नहीं है, और अगर आपके पास सारी नॉलेज आ भी गई है तो इस बात को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है कि सारी नॉलेज पर अमल नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपके सामने ये रख दिया कि जो रियलिटी है वो कॉम्प्लेक्स है, और एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और यही वजह है कि आपको अगर अपने माइंड में सारी नॉलेज आ भी गई तो आप उसे एक्शन में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। टाइम के अलावा एक और चीज़ भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ जो आपको एक्शन लेने के लिए चाहिए, और उसका नाम है इन्वायरमेंट, माहौल। क्या आपके पास माहौल है? क्या इन्वायरमेंट है आपके पास? क्या आपके हालात आपको इजाज़त देते हैं कि आप एक्शन ले सकें? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों मैंने माहौल की बात की? हालांकि मेरा जो ये चैनल है, ये माहौल के गिर्द डिज़ाइन नहीं हुआ है चैनल। मैं ज़्यादातर साइकोलॉजी की बात करती हूँ, मैं आपकी इनर जो साइकी आपकी, आपका जो माइंड है, मैं उस पर बात करती हूँ। मैं उन चीज़ों पर बात करती हूँ जो आपके कंट्रोल में है। मैं माहौल पर तो बात ही नहीं करती, लेकिन माहौल कितना इंपॉर्टेंट है, सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात की समझ मुझे है। और शायद मुझे सिस्टम के बारे में भी बात करनी चाहिए, ताकि आप लोग सारा बर्डन अपने ऊपर ना लो। सिस्टम और माहौल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई इंसान इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तो वो बहुत हेल्पलेस, वल्नरेबल होता है, और उसको कुछ भी नहीं आता होता। अगर आपने देखा हो ना, जो इंसान का बच्चा होता है, उसको क्या आता है? ना उसको चलना आता है, ना खाना आता है, ना उसको बैठना आता है। वो एक हेल्पलेस क्रिएचर है। वो जब दुनिया में आती है तो उसकी सारी ग्रोथ कहाँ पर होती है, सारी नशोनुमा कहाँ पर होती है? माहौल में, इन्वायरमेंट में। और जब आप इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इन्वायरमेंट आपको शेप करता है। आपको कौन शेप कर रहा है? आपको इन्वायरमेंट शेप कर रहा है। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर माहौल साजगार नहीं है, माहौल आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं है, तो आपको उन गोल्स को हासिल करने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपके और आपके गोल्स के बीच में बहुत सारे बैरियर्स हैं।
हर इंसान के गोल्स और उसके दरमियान बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, लेकिन अगर आपका माहौल बहुत ही एंटी है आपके गोल्स के, तो फिर आपके बैरियर ज़्यादा हैं, आपके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करेगा तो आप एक्शन नहीं ले सकते। अब देखो, ये कैपिटलिज्म है ना, अपनी उरूज पर है कैपिटलिज्म, अपनी सबसे घटिया और बकवास शक्ल में है इस वक्त कैपिटलिज्म, और भी घटिया और बकवास होने वाला है। तो इस दौर में, इस सिस्टम में, जहाँ पर आपको इतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है कि आप सोशल मीडिया ना देखें, अच्छी आदतें अपनाएं, रात में जल्दी सो जाएं, लेकिन आपके हाथ में तो मोबाइल फ़ोन है, आप तो सारी रात स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको जंक फूड इतना ज़्यादा अवेलेबल है, प्रोसेस्ड फूड, आप कैसे हेल्दी होगे? तो आप सितम ज़रफ़ी चेक कीजिए सिर्फ, कि एक तरफ आपको नॉलेज दी जा रही है कि क्या सही है क्या गलत है। पहले के इंसान शायद सही गलत को इतना नहीं जानते होते, आप ज़्यादा जान रहे हैं, आपको ज़्यादा पता है। और पहले के इंसान के पास माहौल ज़्यादा अच्छा था, आपके पास तो माहौल भी नहीं है। सिस्टम चेक करें ना क्या चल रहा है, कैपिटलिज्म है। सिस्टम से काटना अपने आप को, या सिस्टम में जो सिस्टम की जो रियलिटी है उसमें पार्टिसिपेट करना वाइजली और माइंडफुल होना, ये बहुत अपने आप में एक आर्ट है। कि मैं निदा फ़र्ज़ करें मुझे कैपिटलिज्म में पार्टिसिपेट करना है, मैं इससे भाग नहीं सकती, सिस्टम है, ये सिस्टम चलेगा, लेकिन मैं इस सिस्टम में किस तरह से पार्टिसिपेट करती हूँ, सिस्टम को कितना अपने ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होने देती, ये मुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में कैपिटलिज्म सिस्टम नहीं है, मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं उस सिस्टम से कितनी इन्फ्लुएंस होती हूँ, मैं उस सिस्टम से कितना काट कर रखती हूँ, मैं कितना गैप, कितना डिस्टेंस बना कर रखती हूँ कि सिस्टम तुम इससे ज़्यादा मेरे ऊपर अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते। कि मिसाल के तौर पर मैं 11 बजे फ़ोन बंद कर देती हूँ, मैं 11 बजे अपना फ़ोन फ़र्ज़ करें रात में मैंने बंद कर दिया, और मैंने कहा कि अब मेरा डिसकनेक्शन हो गया फ़ोन से, अब मैं अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, अपने साथ टाइम स्पेंड करूँगी, क्वाइट मोमेंट्स, खामोश वक्त, अपनी सोच, अपने माइंड के साथ टाइम गुजारना। लेकिन इस एक्शन को लेने के लिए बहुत सारी क्लैरिटी चाहिए, सिस्टम की भी समझ चाहिए कि सिस्टम कैसे आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरह से आप सिस्टम के झांसे में आ रहे हैं, किस तरह से आपको कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको इसकी समझ होनी चाहिए, और आपको अपनी साइकी की समझ भी होनी चाहिए। तो दोनों जगह काम करना होता है। आपको बाहर की दुनिया भी समझनी है कि वो मुझ पर इन्फ्लुएंस कैसे हो रही है, सिस्टम की समझ, और अपनी इनर वर्ल्ड की समझ कि मैं किस फैमिली, किस बैकग्राउंड, किस किस्म की पर्सनालिटी में रखता हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ। तो आपको दोनों लेवल पर काम करना है, बिगर पिक्चर भी देखनी है, बड़ी तस्वीर क्या है, और जूम इन भी करना है कि छोटा जो यूनिट है, फैमिली मेरा जो यूनिट है वो क्या है। आपको दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। तो कैपिटलिज्म की समझ होना, ह्यूमन माइंड की समझ होना, दोनों की समझ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कैपिटलिज्म है, ये जो सिस्टम है, उसने किसको टारगेट किया हुआ है, वो किसकी अंडरस्टैंडिंग है उनके पास, ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन बिहेवियर्स की। उनको पता है कि इंसानी जहन कैसे काम करता है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको अंदाज़ा नहीं है कि चकाचौंध जो बाहर से है वो अंदर से नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि निदा इस दुनिया में वो फ़लाँ जो बंदा है ना वो बहुत सक्सेसफुल है और मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ, तो मैं सिर्फ आपके लिए दिल में कंपैशन रख सकती हूँ। क्योंकि हकीकत ये है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी, ये आपको शायद किसी हद तक अच्छा फील करवा सकते हैं, आपको सेफ फील करवा सकते हैं, आपको पर्पस, मीनिंग दे सकते हैं। लेकिन बाहर की चकाचौंध, किसी को बाहर से देखना कि वो बहुत हैप्पी और सक्सेसफुल है, मैं नहीं मानती। मैं नहीं मानती कि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा है कि जिसकी कोई मसाइल नहीं है। मैं नहीं मानती इस बातों कि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ एक्सटर्नली सारी चीज़ों को हासिल करके बहुत सेटिस्फाइड है। नहीं, वॉइड, एम्प्टीनेस हम सब इंसानों के अंदर है। लेकिन आप उस एम्प्टीनेस को कैसे देखते हैं, आप उसके साथ टाइम कैसे गुजारते हैं, आप किस तरह से उसकी समझ रखते हैं, उसकी तरफ परसेप्शन क्या है आपका, ये बहुत मायने रखता है। उस एम्प्टीनेस को आप ना मटेरियल चीज़ों से भर नहीं सकते ज़्यादा। किसी लेवल तक आपको मिल जाएगी हैप्पीनेस, किसी लेवल तक शायद आप भर भी लें, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप नहीं भर पाएंगे। तो उस एम्प्टीनेस के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, उसको ओन करना ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यस, ये एम्प्टीनेस हर इंसान के अंदर है, वॉइड हम सब के अंदर मौजूद है। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपसे क्या कहा, सिस्टम, इन्वायरमेंट।
माहौल ही आपके अंदर से फरिश्ता, तो माहौल ही आपके अंदर से शैतान निकालता है। कैपिटलिज्म आपके अंदर से क्या निकाल रहा है? ग्रीड, एनवे, कंपटीशन, जेलसी, एम्बिशन, वैलिडेशन, डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। सिस्टम है ना, वो आपके अंदर से ये इंसान बाहर निकाल रहा है। लेकिन सोचें, सिस्टम ही आपके अंदर से बहुत अच्छा इंसान भी बाहर निकाल सकता है। सिस्टम जिस चीज़ को रिवॉर्ड करता है, इंसान वही बिहेवियर बार बार रिपीट करता है। कब तक? जब तक उसको समझ ना आ जाए कि बस बहुत हो गया, अब मैं और इस बिहेवियर को रिपीट नहीं करने वाला। क्योंकि कुत्ते बिल्ली जो है ना, जो जानवर हैं, उनके साथ तो आप बिहेवियरल साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, पर इंसान थोड़े से डिफरेंट हैं। इंसान को आप अगर बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पनिशमेंट में रखेंगे ना, तो एक दिन वो कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि इंसान इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं, वो ना कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं चल सकता रिवॉर्ड पनिशमेंट पर सिर्फ। इंसान थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसकी एक कॉम्प्लेक्सिटी है, और वो बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेता है कि मैं एक लूप में हूँ, मैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट के लूप में हूँ, और मुझे इससे बाहर निकलना है, क्योंकि इससे बाहर भी कुछ है, इससे बाहर भी कुछ एग्जिस्ट करता है। तो इंसान थोड़ा मुख्तलिफ है। इंसान को आप ज़्यादा अरसा कुत्ते बिल्ली की तरह ना रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर लेकर नहीं चल सकते, थोड़ा सा डिफरेंट है इंसान। तो अरीशा, आप गौर करिए कि आपका जो इन्वायरमेंट है, क्या वो आपके गोल्स को सपोर्ट करता है? 100% ना सही, लेकिन थोड़ा सा तो सपोर्ट करना चाहिए ना। अगर आपके गोल्स ऐसे हैं जो आपके इन्वायरमेंट के बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में हैं, अपोजिट हैं, तो फिर आपके लिए एक्शन लेना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो इतना सपोर्टिव नहीं है। वो आपके जो वो गुड हैबिट्स हैं ना, या जो आपकी पर्सनालिटी की वो साइड है जो आप चाहती हैं कि आप एक्सप्रेस करें, वो उसे एक्सप्रेस करने नहीं दे रहा, उसने उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा आपको ना, आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालनी होगी, तब कहीं जाकर आप उस नॉलेज को आप एक्शन में चेंज कर सकती हैं। तो जितना इन्वायरमेंट में आपका अपोजिशन होगी, जितना फ्रिक्शन होगा, उतना ही आपको फ्लो में जाने में तकलीफ़ होगी। तो जितना फ्रिक्शन कम करेंगी आप, उतना फ्लो में, एक्शन में आप जा पाएंगी। तो हर इंसान के इन्वायरमेंट में ना डिफरेंट फ्रिक्शन है, डिफरेंट तरह के बैरियर्स हैं, तो वो आपको मालूम करना है कि आपके बैरियर्स क्या हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है, वो है ट्रॉमा। अब ट्रॉमा में सिर्फ सेक्शुअल या फिजिकल अब्यूज़ नहीं होता ना, ट्रॉमा में निगलेक्ट भी है, आपके इमोशंस की परवाह ना कर पाना आपके पेरेंट्स का, आपकी जो इमोशनल बॉडी है उसको एक्सप्रेस ना होने देना, ये भी कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा में ही आता है। ये भी आपके ना बिहेवियरल पैटर्न्स को सेट करता है, क्योंकि आपकी नीड्स पूरी नहीं हुई, आपकी अनमेट नीड्स हैं। और जब कोई इंसान निगलेक्ट से गुजरता है, उसकी नीड्स अनमेट हैं, उसको पेरेंट्स से वैलिडेशन नहीं मिली, पेरेंट्स ने कभी आप में इंटरेस्ट नहीं लिया, आपकी फ़ीस भर दी, आपको खिला पिला दिया, बस इससे ज़्यादा कभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके, तो उसके बाद आपके जो गोल्स बनते हैं ना, जो आपकी डिज़ायर्स होती हैं, वो उस निगलेक्ट से ना क्रिएट होती हैं, वो वहाँ से जन्म लेती हैं कि वो जो आपका ट्रॉमा है, आपकी डिज़ायर वहाँ से आ रही है। तो जब ट्रॉमा से कोई डिज़ायर आती है ना, वो बड़ी अनरियलिस्टिक होती है, उसका आपकी रियलिटी से ना दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। वो फैंटेसी में भी बड़ी अजीब किस्म की फैंटेसी होती है, क्योंकि वो डिप्रिवेशन से आई है, वो निगलेक्ट से आई है, वो अनमेट नीड्स से सरफेस पर आ रही है। वो आपकी जेन्युइन डिज़ायर बहुत मुमकिन है कि ना हो। और मैंने देखा है अक्सर तो सेशन में मैं मतलब बिल्कुल शॉक्ड हो जाती थी लोगों के गोल्स और उनकी डिज़ायर्स को जब मैं सुनती थी ना, और जब मैं उनकी पर्सनालिटी को देखती थी, तो मैं कहती कि क्या ट्रॉमा किसी इंसान को इतना अंधा भी बना देता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स होती हैं लोगों की। तो फिर मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगी थेरेपी में? मैं थेरेपी में आपको जो झूठ आपके दिमाग में है, जो अनमेट नीड्स की वजह से है, मैं उसको हासिल करने के लिए आपको मोटिवेट तो नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं आपको आपके रियल सेल्फ से मिलवाऊँगी ना। मैं कहूँगी कि देखो, ये तुम्हारा आइडियल सेल्फ है जो कि ट्रॉमा की वजह से है। इसको अब हम ड्रैग करते हुए जो तुम्हारा रियल सेल्फ है, जो तुम्हारी रियलिटी है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगी, क्योंकि तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना होगा। वहीं पर फिर तुम गोल्स बनाओगे तो तुम उन्हें अचीव कर सकते हो, तुम उनका कुछ कर लोगे। लेकिन ये जो तुम्हारा आइडियल सेल्फ है ना, ये तुम्हें कहीं नहीं पहुँचने देगा। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, लेकिन बड़े सही तरह से होते हैं। हम उन्हें कहते हैं ट्रॉमेटाइज्ड इन अ राइट वे।
कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनका जो ट्रॉमा है, वो जो ड्राइव उनके अंदर होती है ना, वो जो आग होती है, वो जो उनकी अनमेट नीड्स हैं उसको पूरा करने की जो उनकी एक चाह होती है, वो उन्हें कहीं ना कहीं पहुंचा देती है। लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी सफरिंग में होती है, क्योंकि उनके गोल्स और जो उनकी रियलिटी है उसमें बहुत बड़ा गैप है। उनका रियल सेल्फ उनके आइडियल सेल्फ से कोसों दूर है। और जब रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में बहुत गैप होता है ना, तो इंसान को बहुत एंजाइटी होती है, एडिक्शंस होती है, वो डे ड्रीमिंग करता है, वो लिमरेंस में होता है। और आपकी इसी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाता है सोशल मीडिया। लोग आपकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाते हैं। वो आपसे कहते हैं तुम सब कर सकते हो, तुम सब हासिल कर सकते हो। ऐसा नहीं होता, तुम सब हासिल नहीं कर सकते। तो जब मैं ऐसा बोलती हूँ कुछ लोगों को, तो उन्हें बहुत बुरा लग जाता है। और मैं बहुत ध्यान से बोलती हूँ, मैं एकदम से उनके मुंह पर ट्रूथ बॉम्ब्स नहीं फेंकती। पहले मैं उन्हें उस जगह तो लेकर जाऊँ कि वो मेरी बात समझ तो सके कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो ये बात पता करना कि आपके जो गोल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सोशल मीडिया से, अनमेट नीड्स से, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा से, डिप्रिवेशन, गुर्बत देखी आपने, हर लिहाज से गरीब थे आप, सोच से, पैसे से, इमोशन से, हर लिहाज से आपने गुर्बत देखी। तो जो अक्सर अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं वो आते ही आपके ट्रॉमा से हैं, निगलेक्टफुल चाइल्डहुड से, जिसका फ़ायदा सोशल मीडिया उठाता है, कैपिटलिज्म उठाता है और आपसे कहता है कि देखो तुम सब कर सकते हो, बस मेहनत करो, बस मेहनत करो, तुम सब कर सकते हो। लेकिन आपकी फाउंडेशन, आपकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। और अपनी ग्राउंड रियलिटी, अपनी फाउंडेशन, अपनी औकात, औकात, यस, बड़ा दिल करता है मेरा एक वेबसाइट बनाऊं, अपनी औकात मालूम करो .com। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी औकात जानना आपको लिबरेट कर देता है, आपको आज़ाद कर देता है। आपको समझ आ जाती है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। लोगों को ये सुनने में तो बहुत मज़ा आता है कि तुम कर सकते हो, लेकिन ये सुनने में बहुत दिक्कत होती है जब कोई उन्हें बोले कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम कुछ और ट्राई कर लो। दुख होता है, दर्द होता है ना, कि क्यों भाई, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो चेंज बहुत आसान है, लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है। जबकि एक्सेप्टेंस भी एक चेंज ही है, एक चीज़ जिसके पीछे आप पड़े हुए पागलों की तरह, और आपको एक्सेप्ट करना है कि यार ये मुझे नहीं मिलेगी, वो भी एक चेंज है। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे ये नहीं मिलने वाला, तो उसके बाद कुछ चेंज आएगा, आप कुछ और अचीव करने की कोशिश करेंगे जो बहुत मुमकिन है आपको मिल जाए। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा चेंज है और उसको करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अब मैं बात करूँगी इस फोर्थ पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ये मेरी एक्सपर्टीज़ में आता है। इट, ईगो, सुपर ईगो। साइकी का स्ट्रक्चर है इट, ईगो, सुपर ईगो। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अरीशा ने कहा कि हमें पता है कि ये काम गलत है, हम अपने आप को रोक नहीं पाते, और हमें ये भी पता है कि ये काम सही है, हम वो कर नहीं पाते। इट क्या है आपकी? इट जो है ना, वो आपकी विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, जिबलत है, वो जो प्लेजर है। ईगो क्या है? ईगो रियलिटी है। और सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो वो वैल्यूज़ हैं, वो मोरल वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, जो आप पर लागू हैं, जो आपको बताती हैं कि ये काम सही है और ये गलत है और हमें ये नहीं करना। और ईगो इन दोनों के दरमियान क्या करती है? मीडिएटर का किरदार अदा करती है, क्योंकि ईगो रियलिटी है, बीच में है, मिडिल वे है। अब जिस इंसान का जैसा बचपन होगा ना, जैसा उसका समाज होगा, वैसे ही उसकी इट, ईगो और सुपर ईगो होगी। किसी की सुपर ईगो बहुत पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होती है, जिसे हम इनर क्रिटिक भी कहते हैं। अब ये सुपर ईगो बहुत मोरलिस्टिक है। अभी जो सुपर ईगो है ना, ये बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत एक्सट्रीम है, ये बहुत ब्लैक एंड वाइट में सोचती है। ये जो आपका इनर क्रिटिक है, ये बहुत सख्त है, क्योंकि बहुत मुमकिन है जिस माहौल में आप रहे, जो आपका रिलीजन है, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, वो बहुत गलत तरीके से प्रैक्टिस की गई आपको कंट्रोल करने के लिए। आपको डर और सज़ा, फेयर एंड पनिशमेंट आपको देने के लिए इस्तेमाल की गई, आपके घर में, आपके समाज में, आपके मुल्क में। तो ये जो इड है ना आपकी, ये जो आपकी विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, आपकी पर्सनालिटी के वो पार्ट्स जो आपका समाज आपको एक्सप्रेस करने नहीं देता, आपके वालिदैन को पसंद नहीं आपकी पर्सनालिटी के वो पार्ट्स, या फिर आपकी वो विशेस, आपके डिज़ायर्स, आपके इमोशंस,
तो आप क्या करते हो, आप उसको बहुत दबा लेते हो। इट दबी हुई है, लेकिन इट को कोई दबा नहीं सका आज तक। तो ये सुपर ईगो और इट, ये दोनों बड़े अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं, और जितना इन दोनों के बीच में गैप होता है और जितना आपकी ईगो रियलिटी से डिस्कनेक्टेड होती है, उतना ही ये जो सुपर ईगो है ना, ये अपनी मर्जियाँ करती रहती हैं। ये आपको रुलाएगा, ये आपको हर उस डिज़ायर और विश पर एक्ट करवाएगा कि बाद में फिर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज आपको सहने पड़ते हैं। और ये सुपर ईगो, ये आपको अलग मुनाफिक बनाएगा, क्योंकि आपको समझ तो है नहीं कुछ, ना अपने इमोशन से कनेक्टेड हो, ना डिज़ायर से कनेक्टेड हो, ना अपने पर्सनैलिटी के सारे पार्ट से कनेक्टेड हो, और अजीब मुनाफिकत वाली वैल्यूज़ आपने अपने ऊपर लागू की हुई हैं कि दुनिया के सामने आप बहुत शरीफ इंसान हैं। एक तो ये लफ्ज़ शरीफ जो है ना, ये बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, कंट्रोवर्शियल है, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, क्या बोलूँ, नॉर्मल बोल देती हूँ। एक तरफ आप दुनिया के सामने बिल्कुल नॉर्मल और फंक्शनल इंसान हैं, लेकिन आप अकेले में आपकी कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज़ हैं, आपके थॉट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो आपको पता है कि आपको बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। इन दोनों के दरमियान बहुत डिस्कनेक्शन है, क्योंकि इट को अपने आप को एक्सप्रेस करना है और सुपर ईगो करने नहीं दे रही। रियलिटी यानी कि ईगो वो सही से डेवलप नहीं हो सकी ट्रॉमा की वजह से। घर में जनरेशनल ट्रॉमा है, घर में गुर्बत है, बहुत से मसले मसाइल हो सकते हैं, हर इंसान का घर मुख्तलिफ है, तो वो ईगो ठीक से डेवलप ही नहीं हुई कि इन दोनों को समझा सके। ईगो क्या करती है, वो मीडिएटर है, वो इट को समझाती है प्यार से कि देखो इट, ये जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, हम इस तरह से नहीं, इस तरह से भी तो कर सकते हैं ना एक्सप्रेस, लेकिन उसके लिए आपको अपनी इट पता होना ज़रूरी है। आपकी रिप्रेस्ड विशेस, पर्सनालिटी के आपके रिप्रेस्ड पार्ट्स, आपकी डिज़ायर्स, जो भी आपके इमोशंस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और ये सुपर ईगो को भी समझाती है। ईगो सुपर ईगो को बोलती है थोड़ा हाथ हल्का रखो यार, थोड़ा धीमा रखो, तुम ज़रा चेक करो कि तुम्हारी जो वैल्यूज़ हैं उसमें कहीं बहुत ज़्यादा कट्टरपन तो नहीं है, कहीं कोई एक्सट्रीमिज़म तो नहीं है। क्या तुम इन वैल्यूज़ को क्वेश्चन कर सकते हो? क्या तुम इन वैल्यूज़ को विजिट कर सकते हो कि क्या ये वैल्यूज़ ठीक हैं, रियलिस्टिक हैं, क्या ये तुम्हारी हैं, ये तुम्हारे वालिदैन की हैं, तुम पर लागू की गई? क्योंकि जो आपके अंदर इनर क्रिटिक होता है वो आपकी आवाज़ नहीं होती, वो आपके पेरेंट्स की आवाज़ होती है, वो समाज की आवाज़ हो सकती है, वो कल्चर की आवाज़ हो सकती है, वो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी आवाज़ हो सकती है, जो आपको कंट्रोल करते हैं, जो चाहते हैं कि आप उनके मुताबिक चलें। ये आवाज़ किसी की भी हो सकती है और मिक्सचर हो सकती है, मिक्स है। ये सब चीज़ें मिल मिलाकर ही आपका सुपर ईगो बनाती हैं ना। तो जो सुपर ईगो है और इट है, इन दोनों के बीच में अगर कोई बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है, इन दोनों को करीब ला सकता है, इन दोनों को समझा सकता है, इन दोनों को बैलेंस वे दिखा सकता है, तो वो ईगो है। ईगो डेवलपमेंट तभी बहुत ज़रूरी होती है जब आपकी हेल्दी ईगो होती है, रियलिटी से कनेक्टेड होती है, तो आप अपनी इट को समझा पाते हैं, अपनी इट को आप समझ पाते हैं कि आपके डिज़ायर्स क्या हैं, आपके रिप्रेस्ड इमोशंस क्या हैं, आपकी विशेस क्या हैं, चाहे वो आपकी सेक्सुअलिटी है, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी में आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, चाहे वो जेलसी है, एनवे है, कुछ भी है। तो ईगो एज अ मीडिएटर, और चूँकि ईगो रियलिटी से काफ़ी कनेक्टेड है, तो वो आपको समझने में हेल्प करती है, वो अपनी डिज़ायर्स को समझने में हेल्प करती है, और वो सुपर ईगो को भी काबू में लेकर आती है, उसकी मुनाफिकत भी ख़त्म कराती है कि देखो इतना मुनाफिक होने की, इतना हिपोक्रेट होने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, बी रियलिस्टिक। तो यहाँ पर हेल्दी ईगो यानी कि रियलिस्टिक ईगो को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको मौका देती है, जो इट को मौका देती है कि इट अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, इट अपनी सेक्सुअलिटी का इजहार कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके कि क्यों है ये, क्या है सेक्सुअलिटी, क्या है सेक्स, मैं इसको स्टडी तो करूं, मैं इसको पढ़ूं तो सही, मैं अपनी फैंटेसीज़ को तो देखूं, क्यों है मेरी सेक्सुअल फैंटेसीज़, क्या है मेरी सेक्सुअल फैंटेसीज़, क्या मैं अपने आप को समझ सकता हूं? उन फैंटेसीज़ से, उन एग्रेसिव थॉट से भागने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उनको समझोगे नहीं, उनको ऑनर नहीं करोगे, उनको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दोगे, तो फिर आप इट, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों डिस्कनेक्टेड हैं। अजीब सा जो आपकी साइकी की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो ट्रॉमेटाइज्ड है, वो डिसफंक्शनल है। तो उसे फंक्शनल करने के लिए आपको अपने हर पार्ट को ऑनर करना होता है, आपको देखना होता है कि मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ, क्वेश्चन करना है अपने आप को क्वेश्चन करना है, आपने सवाल उठाना है, तभी कहीं जाकर आपको पता चलेगा कि आपकी रियलिटी क्या है। आपकी ईगो जब रियलिटी से कनेक्टेड होगी, रियलिस्टिक होगी, हेल्दी होगी, तो ही वो इट को और सुपर ईगो को बेहतर तौर पर समझ पाएगी।
फिर आपके लिए वो जो आपका सही काम है ना, आप उस पर एक्शन ले पाओगे। सही काम पर एक्शन लेने के लिए क्लैरिटी चाहिए, मेंटल क्लैरिटी। और मेंटल क्लैरिटी आती है अपने विशेस, अपने इमोशंस, अपने डिज़ायर को भी समझने से, और जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको भी समझने से। और जो भी गलत बातें हैं ना आपके इर्द गिर्द, जो आपको लगता है कि गलत है, गंदी हैं, बुरी हैं, घटिया हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। उनको कैटेगराइज करके एक डब्बे में बंद मत करो। इट को दबाओ मत, शैडोज़ को दबाओ मत, उनको समझो, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। क्या है सेक्सुअलिटी? अगर हाइपर सेक्सुअलिटी है तो हाइपर सेक्सुअलिटी को समझो, सेक्स को समझो। देखो क्या दुनिया में किसने अगर लिखा है सेक्स पर, सेक्सुअलिटी पर, तो जाकर पढ़ो, उससे उसके नज़रियात पढ़ो। नॉलेज अगर लेनी है ना तो इस किस्म की नॉलेज लो। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए से ज़्यादा ये नॉलेज इकट्ठी करो कि ये जो सारे सही गलत तुम्हें पता है ये क्या है, कहाँ से आए ये सही गलत, किसने बनाया, सही क्यों सही है और गलत क्यों गलत है, क्या वजह है। फ़र्ज़ करें झूठ बोलना गलत है, भाई क्यों गलत है, क्या वजह है, झूठ बोलने से क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है। अगर मैं झूठ बोलती हूँ, मैं पैथोलॉजिकल लायर हूँ, तो मैं क्यों हूँ, क्या वजह है। क्योंकि पैथोलॉजिकल लायर होना, ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलना डिफेंस मैकेनिज़्म है। यकीनन वो आदमी जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है बचपन में, यकीनन अपने वालदैन से, उनके गुस्से से, उनके रेज से बचने के लिए इस बच्चे ने झूठ बोलना सीखा एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म। क्योंकि झूठ बोलकर ये उनके गुस्से से, उनके रेज से बच जाता था, ये मार खाने से बच जाता था, ये अब्यूज़ होने से बच जाता था। तो अगर कोई इंसान अपने मुनाफिकत, अपने झूठ की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है कि मैं क्यों ऐसा हूँ, क्योंकि मुनाफिकत हो या झूठ, ये डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं ईगो के। तो जब तक आप इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं करोगे, आप किसी भी एक्शन, किसी भी नॉलेज पर आप अमल नहीं कर सकते। उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। और अमल करने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना ज़रूरी है, क्लैरिटी चाहिए कि कोई अमल आप क्यों करना चाहते हैं। मुझे सुबह जल्दी उठना है, फ़र्ज़ करें, क्यों उठना है, क्या तीर मारना है मैंने सुबह उठ के, क्यों उठना चाहती हूँ मैं जल्दी, और मैं क्यों उठ नहीं पा रही। क्या बहुत ज़्यादा सोना, सुबह देर से उठना मेरा डिफेंस मैकेनिज़्म है। क्या मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे और उन झगड़ों से भागने के लिए मैं सो जाती थी, क्योंकि सोना वाहिद एक एस्केप था, फ़रार था उन झगड़ों से, उस वायलेंट इन्वायरमेंट से भागने का। प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, शेम मत करें, जज मत करें, अपने ऊपर लागू मत करें किसी डिक्टेटर की तरह। नॉलेज को कम से कम लें, जो ख़ासकर जो भी सोशल मीडिया पर होती है, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ की जो नॉलेज होती है वो कम से कम लें। अगर पढ़ना ही है तो इसलिए मत पढ़ें कि आपको कोई परफेक्ट इंसान बनना है, आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है। कोई रीडर अमीर नहीं होता। आप रीडर हैं, अपने आप को समझिए, ज़िंदगी को समझिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए, अपनी जानकारी लें, इन्जॉय करें। लाइफ कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसको स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। लाइफ बहुत मैसी है यार, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। इतने हेल्पलेस हैं ना हम लोग, इतने हेल्पलेस कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मैं अभी आपको गिनवाना शुरू करूँ ना कि आप कितनी हेल्पलेस क्रिएचर हैं, तो आपको बड़ी नफ़रत हो जाएगी इंसान होने से। तभी मैं एक ही बात कहती हूँ कि एटलीस्ट जो थोड़ी बहुत फ्री विल है, जो थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल फ्रीडम जो है वो हासिल करना ज़रूरी है। और उसके लिए आपको अपने इट, ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको साइकोलॉजिकल फ्रीडम देगी, वही आपको सोच की आज़ादी देगी, अपनी विशेस, अपने इमोशंस, अपने डिज़ायर्स को समझने की आज़ादी। तो मुझे ज़िंदगी में साइकोलॉजिकल फ्रीडम इसलिए भी मिली कि मैंने डार्क, अगली, इविल, घटिया, बुरी, गंदी, टैबू चीज़ों को भी क्वेश्चन किया कि आखिर ये क्यों ऐसी हैं, वाई, क्या वजह है। जब भी कोई थेरेपिस्ट थेरेपी करता है ना तो वो बहुत सेफ साइड रखता है कि बस आपको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा एंजाइटी है, ये कर लें, वो कर लें, या फिर जो भी आपकी बात सुन ली और फिर आपने 1 घंटा बोला और बस ख़त्म हो गया सेशन। साइकोलॉजी में सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ है ना सेशन में, वो है इरोटिक ट्रांसफरेंस। कभी इस पर बात करूँगी। अगर सेशन में कोई थेरेपिस्ट है और उसका क्लाइंट है तो उनके बीच में जो इरोटिक ट्रांसफरेंस है उस पर बात करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। उसको समझना,
उसको टेबल पर लाकर रखना और बोलना कि आओ इस पर बात करें पहले। ये जो टैबू है, ये जो इरोटिक ट्रांसफरेंस है, पहले इस पर बात करते हैं ताकि तुम मूव ऑन हो सको। क्योंकि जब तक इरोटिक ट्रांसफरेंस पर बात नहीं होगी, जब तक हम उसे प्रोसेस नहीं करेंगे, हम उसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थेरेपी में। फजूल है फिर। लेकिन क्या है, इरोटिक ट्रांसफरेंस एक बहुत मैसी चीज़ है। सेक्सुअलिटी, सेक्स, डेथ, पेन, स्ट्रगल, अगलीनेस इंसानों के अंदर जो घटियापन है, जो घटिया साइड है हमारी, डार्क साइड है, उस पर बात करना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो बहुत मैसी है ना, कहीं पर भी वो डायरेक्शन, कहीं पर भी जा सकता है वो सेशन जहाँ पर आप बहुत मैसी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और अगर थेरेपिस्ट खुद समझदार नहीं है, उसने अपने ऊपर कोई इनर वर्क नहीं किया हुआ, तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। तो उन चीज़ों को क्वेश्चन करो जो गलत है, जो गंदी हैं, जो बुरी हैं। जब तक उनको क्वेश्चन नहीं करोगे ना, उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं लेकर आओगे, तब तक कोई सही काम कर नहीं पाओगे। मज़हब जो है ना, वो विजडम है, हिकमत है। रिलीजन हिकमत है, विजडम है। रिलीजन हमें कहता है शराब मत पियो। क्यों नहीं पिए भाई, क्या वजह है? रिलीजन आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं देता। वो कहता है ज़्यादा मत जाओ गहराई में, बस बोल दिया नहीं पियो तो नहीं पियो, क्योंकि विजडम है। लेकिन विजडम से पहले एक इंटेलिजेंस आती, एक समझ आती, अंडरस्टैंडिंग आती है। उस पर बात करना, उसे कम्युनिकेट करना कि आखिर शराब में ऐसा क्या है, मैं क्यों ना पीऊँ। मैं तो पीऊँगा, मुझे देखना है इसमें क्या है, तुमने क्यों मना किया मुझे। इंसान की फितरत है, आप उसे मना करेंगे, लेकिन आपने उसे वजह नहीं बताई, आपने उस पर बात नहीं की, आपने उस टॉपिक को हर एस्पेक्ट से कंगाला नहीं। वो करेगा, वो कहेगा मैं तो करूँगा, मुझे तो कोई नहीं रोक सकता, मुझे तो चखना है। तो जब भी आप अपने आप को किसी गलत काम से मना कर रहे हैं, तो पहले गलत काम की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें कि गलत काम है क्या, गलत काम क्यों गलत है, किसने इसको गलत बोला, अगर मज़हब ने गलत बोला है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और चूँकि गलत काम की टेंडेंसी तो है मेरे अंदर, सेक्सुअल ड्राइव तो है, जेलसी भी है, एनवे भी है, हेट भी है, एंगर भी है, एग्रेशन भी है। अब है तो है, एक्सप्रेस कैसे करूँ, ये भी एक सवाल है। तो एक्सप्रेस करना भी आपको फिर सीखना होगा कि मैं राइट वे में कैसे एक्सप्रेस करूँ, हेल्दी वे में कैसे एक्सप्रेस करूँ कि मुझे नुकसान भी ना हो और मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर लूँ। ये मैं 1 घंटे इस पर बात कर सकती हूँ, 1 घंटा और इस पर बात हो सकती है, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई और मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप बहुत लंबी वीडियो बना रही हैं, थोड़ी शॉर्ट करके बनाएं। लेकिन 2 मिनट में निपटाने वाला काम नहीं है ना मेरा कि मैं आपको 2 मिनट में निपटा दूँ कि 2 मिनट हो गए बस जाएँ। मैं तो वही बोलूँगी जो मेरे दिल में आ रहा है, तो मैं तो पूरी बात करूँगी। तो यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ अरीशा के गलत काम गलत है, हाँ उसमें डोपामीन है, पता है मैं न्यूरो साइंस, उसमें प्लेजर है। लेकिन अगर साइकोलॉजी की बात करोगे तो मैं कहूँगी पहले पूछो अपने आप से कि गलत काम गलत क्यों है। और गलत काम चूँकि मेरे अंदर है, ये टेंडेंसी मुझे दी अल्लाह ने, है ना मेरे अंदर, तो इस टेंडेंसी को मुझे कैसे राइट वे में एक्सप्रेस करना है, मैं कैसे अपनी सेक्सुअलिटी का इजहार अच्छे से और खुलकर कर सकती हूँ। ये एक अलग टॉपिक है कि कैसे अच्छे से और खुलकर किया जा सकता है, और हर बंदे के लिए डिफरेंट है। तो खुलकर इजहार करना शॉर्ट स्कर्ट पहनना या अपने जो भी रिवीलिंग क्लोथ्स हैं वो पहनना नहीं है। खुलकर इजहार करना सबसे पहले तो अपने आप के साथ एक्सेप्टेंस पैदा करना है कि हाँ मैं ऐसा फील करती हूँ, हाँ मेरी ये फैंटेसी है, और अपने ईगो के डिफेंसेस को डाउन करके उस फैंटेसी को बहुत डीप जाकर पढ़ना, देखना, उस पर समझ, उसको सोचना, उस पर रीड भी करना कि क्या लोगों ने इस पर बात की है, क्या किसी और की मेरी जैसी फैंटेसी है, क्या किसी साइकोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कस किया है, क्या मैं देख सकती हूँ कि ये फैंटेसी क्यों है, ये कौन सी नीड पूरी करवाना चाहती है। तो ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो आप बिल्ड करते हैं, और ये आपको विजडम तक लेकर जाती है, जो मज़हब कहता है ना आपको विजडम में कि शराब मत पियो, जिना मत करो, झूठ मत बोलो। ये विजडम है, और ये अकेला किसी काम का नहीं है, ये विजडम है, ये एंड गोल है। लेकिन उससे पहले बहुत सारा काम है, वर्क है, जिगजैग, मैसी, गंदा, स्टिकी, वो वाला बहुत सारा काम करना है आपको। फिर आप विजडम को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, आपको समझ आता है, विजडम आपकी लाइफ में आता है कि मैं सही काम करूँगी।
लेकिन पहले सही काम क्यों, गलत काम में क्या प्रॉब्लम है, क्यों गलत काम करने से आपको मसला है। तभी आपने देखा होगा कि मज़हब की बातें सब करते हैं पर मज़हब पर कोई अमल नहीं करता, क्योंकि विजडम पर डायरेक्टली अमल करना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज के दौर में कैपिटलिज्म में जहाँ पर लस्ट एडिक्शन है, हाइपर सेक्सुअलिटी है, ग्रीड है, एनवे है, जेलसी है, कंपटीशन है, जहाँ पर हम नार्सिसिस्टिक लोगों को रिवॉर्ड कर रहे हैं, बुरे बिहेवियर्स को हम ज़्यादा रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो वहाँ पर रिलीजन का जो हिकमत है ना, उस पर अमल कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आज के दौर में हिकमत पर, विजडम पर, सही पर अमल करना चाहते हो तो डीपर साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अपने आप को जानना ज़रूरी है, सही वे में अपने आप को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। हर इंसान एक्सप्रेस होना चाहता है, तो बिना एक्सप्रेशन के, बिना समझे, बिना फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, साइंस पढ़े आप रिलीजन की हिकमत पर अमल नहीं कर पाएंगे। आप में इतना विल पावर, इतना कंट्रोल नहीं है, आप लस्ट एडिक्शन को रोक नहीं पाएंगे, ये भी एक फैक्ट है। तो बस यहाँ पर यही कहना चाहूँगी आपसे रीशा कि अपनी इड, ईगो, सुपर ईगो को समझिए, ईगो को अपनी हेल्दी कीजिए, रियलिस्टिक कीजिए। इड की जाकर देखिए कि क्या विशेज़ हैं, क्यों गलत काम क्या है, क्यों है गलत, क्यों आपको गलत काम में अट्रैक्शन है, कौन सी नीड पूरी करता है आपका वो गलत काम, सही गलत क्या है, इसको भी समझिए। और सुपर ईगो को देखिए कि उसने कौन से स्टैंडर्ड्स आप पर लगाए हैं, अच्छे बुरे के, मोरल वैल्यूज़ के। वो वैल्यूज़ क्या हैं और क्या आप उन वैल्यूज़ को डीपली मानती भी हैं, या फिर बस किसी ने लागू कर दी आप पर और आप मजबूर हैं अभी, लेकिन दिल से आपको इट पसंद है, आपको इट की ख्वाहिशात पूरी करने में मज़ा आ रहा है, उसमें प्लेजर है। तो कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत ना, ये जो तज़ाद है, ये जो गैप है, इसको कम करिए। तो जब भी टैबू साइड को समझना हो, गलत को समझना हो, डिज़ायर्स को समझना हो, उसके लिए साइको एनालिसिस बहुत अच्छी है। वो आपको बहुत, जो आपकी साइकी के मेसी पार्ट्स हैं, जो टैबू क्वेश्चंस हैं जिनसे हम भागते हैं, साइको एनालिसिस बहुत प्यारे तरीके से उसको वेलकम करती है। वो कहती है आओ भाई, आओ इनको रिजॉल्व करें, फ्री एसोसिएशन करें, बात करें, रिजॉल्व करें, इन पर बात होना ज़रूरी है। वैसे तो इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, हर इंसान का एक्शन ना लेने के पीछे वजह मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो पर बात की और जो भी मेरे जहन में आ रहा था मैंने बोल दिया। इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।